बेजोस जिन्होंने अमेज़न को बनाया है और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में है फोर्ब्स के हिसाब से। बिल गेट्स को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। And in the last 5 years, his net worth has increased 5 times. He was worth $1 billion in 1998, and over the last 2 decades, he has become the world's richest man. दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में एक Amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। लेकिन इस अमीरी में भी उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया है जिसके आसपास भी कोई नहीं है। जेफ बेजोस ने कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज की इतना बड़ा $1 बिलियन कंपनी बनाने के लिए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज Amazon का कुल वर्थ $1.22 ट्रिलियन है और जेफ बेजोस का पर्सनल नेटवर्थ भी $143 बिलियन है। मतलब जेफ बेजोस का जो पर्सनल नेटवर्थ है ना, अगर वो कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के जीडीपी के साथ ना, तो भी सिर्फ ये अकेले एक बंदे का बहुत ज्यादा है। अगर बता दूं तो पाकिस्तान का जो जीडीपी है ना, वो $376 बिलियन है और जेफ बेजोस का $143 बिलियन। मतलब आप लगा सकते हो तकरीबन 40% जितना पाकिस्तान का जीडीपी है उसका सिर्फ अकेला वो जेफ बेजोस का है। नेपाल का जीडीपी $46 बिलियन है, जेफ बेजोस से भी कम। ये सब तो कंट्रीज हो गई। अगर सिर्फ बिजनेसमैन के साथ अगर हम जेफ बेजोस को कंपेयर करें तो मुकेश अंबानी का जो नेटवर्थ है वो $95.7 बिलियन है। गौतम अदानी, हमारे गौतम भैया बहुत स्पीड से चल रहे हैं आजकल, उनका पर्सनल नेटवर्थ मुकेश अंबानी से बहुत ज्यादा है, $132 बिलियन है। बिल गेट्स का भी जेफ बेजोस से कम है, वो है $103 बिलियन और वहीं पे जेफ बेजोस का $143 बिलियन। जेफ बेजोस ने कौन से स्ट्रेटेजीज यूज की Amazon को बनाने के लिए, हमको क्या उसे सीखने को मिलता है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर इस टाइप के पावरफुल कंटेंट, बिजनेस केस स्टडी, लोगों की केस स्टडी, कहां मैं कैसे कुछ बड़ा कर पाऊं अपने लाइफ में, अगर आप सीखना चाहते हो एकदम आसान भाषा में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल बजाया कि नहीं बजाया, ताकि नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं YouTube के ऊपर। या अगर आप बिजनेस स्टूडेंट हो, अपना खुद का स्टार्टअप करने वाले हो या ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपके लिए क्या लर्निंग से वीडियो एंड तक देखना। जो तीसरी स्ट्रेटेजी ना जो जेफ बेजोस से हम सीख सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो चीज हमें समझ में आ गया ना, तो हम लगातार ग्रो होते जाएंगे। जेफरी पैदा हुए थे 12 जनवरी 1964 में। हाँ जी, जेफ बेजोस का नाम जेफरी है, उनका पूरा नाम। जब वो पैदा हुए थे, उनकी जो मम्मी थी सिर्फ 17 साल के उम्र की थी, मतलब वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी। और जैसे वो पैदा हुए 1968 तक उनके जो पेरेंट्स, उनका भी डिवोर्स हो चुका था। मतलब इनका बचपना भी बहुत डिफिकल्टीज के साथ गया फॉर श्योर। इसके अलावा जब उनके उन्होंने सेकंड शादी की ना उनकी मम्मी ने, जैकलिन ने, तब उन्होंने शादी की माइक बेजोस के साथ और उनका ही सरनेम जेफ को मिला, जेफ बेजोस। 2002 में Amazon पूरा बैंक्रप्सी होने के कतार पे था, मतलब एकदम दिवालिया होने वाला था। उसके बावजूद कैसे उन चीजों को लड़के आज इतनी बड़ी कंपनी बना दी। आज Amazon का कुल नेटवर्थ है $1.22 ट्रिलियन और अगर कंपेयर करें फेसबुक के साथ, तो फेसबुक का सिर्फ $349 बिलियन है और गूगल का जो कि उसके साथ ही चालू होता है वो $132 बिलियन, मतलब गूगल से थोड़ा ही नीचे है। इतनी बड़ी कंपनी बनाई जेफ बेजोस ने। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि Amazon इतना $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है, हम सभी लोगों को पता है Amazon पे सब सामान मिलता है, हम उस पे शॉपिंग भी करते हैं, तो क्या इतना बड़ा $1 ट्रिलियन कंपनी बना सिर्फ Amazon पे इतने सारे सामान बेच के? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे वाइड रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स जो Amazon के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। Amazon में 50.4% जो सेल्स है उनका उतना ही सिर्फ ऑनलाइन स्टोर से आता है, जो कि हम उनका यूज करते हैं। उसके अलावा 19.2 थर्ड पार्टी सेलर सर्विस से आता है। ये थर्ड पार्टी सेलर सर्विस क्या होता है? Amazon पे एक मार्केट प्लेस भी तो है Amazon, जहां पे सेलर्स आते हैं अपना माल बेचने के लिए, और हम जैसे कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तो Amazon उनसे कुछ कमीशन लेता है, तो वो रेवेन्यू पे उनको 19.2% आती है। उसके अलावा AWS, Amazon वेब सर्विस 12.5% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रेवेन्यू। और AWS प्रॉफिट के मामले में Amazon को बहुत ज्यादा हेल्प किया है, क्योंकि वो पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। फिजिकल स्टोर्स, Amazon के बहुत सारे फिजिकल स्टोर्स भी है, उसमें से 6.1% कंट्रीब्यूट करता है। Amazon प्राइम जो हम यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन सर्विस, वो 6.9% कंट्रीब्यूट करता है। और अदर मतलब जो Amazon एड्स वैड चलाते हैं ना, लोग एड्स भी चलाते हैं Amazon के प्लेटफॉर्म पे जाके, Amazon के एप्लीकेशन पे आके, उसका 5% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारे स्ट्रीम्स मिला के Amazon को $1.22 ट्रिलियन की कंपनी बना पाए हैं। तो चलते हैं पहले कहानी के ऊपर, कैसे जेफ बेजोस ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो जो लर्निंग सीख सकते हैं वो है कस्टमर ऑब्सेशन। जानते हैं कहानी से 1964
1994 में जब इन्होंने अपना जॉब छोड़ा, जेफ बेजोस ऑलरेडी डिग्री होल्डर थे, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में इनका डिग्री है इनके पास, ऑलरेडी हाई पेइंग जॉब में थे, इन्वेस्टर बैंकर की नौकरी छोड़ के ये इन्होंने अमेजोन चालू किया। शुरुआत में जब अमेजोन इन्होंने चालू किया तब वो सिर्फ ऑनलाइन बुक्स बेचेंगे इसी विजन से आए थे। बट दिमाग में आज क्वेश्चन ये आता है, क्यों सिर्फ बुक्स, क्यों इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं, क्यों फर्नीचर्स नहीं, क्यों सिर्फ उन्होंने बुक्स ही चुना? तो इसका जवाब है क्योंकि जेफ बेजोस और उनकी वाइफ जिन्होंने साथ में मिलके ये कंपनी चालू की थी, तब इन दोनों बहुत ही डाई हार्ड रीडर्स थे। उसके अलावा बुक्स में जितने वाइड रेंजेस होते हैं उतने और कोई प्रोडक्ट्स में नहीं होते हैं। तो जेफ बेजोस ने सोचा क्यों ना एक ऐसा जगह रहे जहां पे सभी के सभी वैरायटीज ऑफ बुक्स एक ही जगह पे रहे, बिकॉज उस समय जो यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ा जो बुक स्टोर, उसमें भी सिर्फ 1.5 लाख वैरायटीज ऑफ बुक्स ही डाल पाते थे, जबकि उस समय में भी 3 लाख से ज्यादा वैरायटीज थी प्रिंट मीडिया में, एक्टिव प्रिंट मीडिया में जो बुक्स रहती थी। बट सब वैरायटीज एक जगह था ही नहीं। तो इनको लगा कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, प्लस उस समय इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो उनको लगा अगर ये चीज अगर मैं ऑनलाइन लेके आ जाऊं तो उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपको लगेगा बस इतना ही, इन्होंने सोचा बुक्स का एक ऑनलाइन स्टोर बनाया और बूम चालू कर दिया, इससे काम हो गया। उस समय स्टार्टिंग के 2 साल इनको बहुत ज्यादा फायदा मिला। 1994 से लेकर 1996 तक इनको बहुत अच्छा फायदा मिला, क्योंकि इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। तभी कोई ऑनलाइन बुक स्टोर्स भी नहीं था। बट 1996 में एक चीज इनके साथ हुआ। 1996 में इनको एक बहुत बड़े कंपटीशन को झेलना पड़ा, वो है बार्न्स एंड नोबल। बार्न्स एंड नोबल्स ऑलरेडी बुक सेलर्स ही थे। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे उनके पास स्टोर्स है जो ऑलरेडी बुक्स बेचते थे ऑफलाइन, बट ऑनलाइन अब तक आए नहीं थे। और वो ऑलरेडी 1886 में फाउंड हुआ था, मतलब अमेजोन जब फाउंड हुआ उसके तकरीबन 100 साल पहले वो ऑलरेडी फाउंड हो चुका था। उनको कड़ाके की कंपटीशन देने के लिए बार्न्स एंड नोबल्स भी आ गए ऑनलाइन कैटेगरी में। अब यहाँ पे जेफ बेजोस को टेंशन आ गया। जहां पर उन्होंने 2 साल फुल एडवांटेज लिया, अब उनको प्रॉब्लम आने लगा। इस गेम में लड़ने के लिए 2 लोग आ चुके थे। अब जब इतनी बड़ी कंपनी इनको टक्कर देने आ गई तो क्या अमेजोन को झेल पाया? क्या इस गेम में अमेजोन जीत पाया? उसको जानने के लिए सबसे पहले ये समझते दोनों प्लेयर्स के टीम में कौन कौन लोग थे। अमेजोन के साइड पे उस समय सिर्फ 125 एम्प्लॉयज थे और प्लस जेफ बेजोस थे हमारे, और प्लस उनका जो एनुअल सेल्स था वो 60 मिलियन था सेल्स में। वहीं पे B&N मतलब बार्न्स एंड नोबल्स का 30,000 एम्प्लॉयज थे और $3 बिलियन था उनका सेल्स में। मतलब ये कोई इवन फाइट भी नहीं थी। आप समझ सकते हो एक मॉन्स्टर आ गया था एक छोटे से कीड़े को खाने के लिए। बट यहीं पे पता है जेफ बेजोस ने क्या, उन्होंने क्या किया, एक पूरे अपने एम्प्लॉयज लोग को मीटिंग के लिए बुलाया, क्योंकि जब ये आए ना मार्केट में सबको टेंशन हो गया। जो 125 एम्प्लॉयज थे सबके घर से फोन आने लगा, यार आप ठीक तो होना, यार ये अमेजोन कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा, नया जॉब ढूंढ लो। ऐसे सब अफरा तफरी मच गई और बहुत सारे रूमर्स फैलने लगे। उस समय Amazon.toast एक हेडलाइन छप गया, मतलब टोस्ट अमेजोन का एकदम दिवालिया निकल जाएगा, ऐसे सब न्यूज़पेपर्स में भी रूमर्स आना चालू हो गए थे। जेफ बेजोस ने क्या किया, 125 लोग का एक मीटिंग बुलाया। उन्होंने सबको पूछा कि एक बात बताओ, हमें पैसे कौन देते हैं? सभी लोग ने बोला पैसे कौन देते हैं, मतलब आप देते हो हमें? तो बोलते जेफ बेजोस नहीं, मैं फिर से पूछता हूँ, हम सबको पैसे कौन देता है? सीधी बात है, बाद में उन लोगों ने सबने बोला हमें कस्टमर पैसे देता है। सीधी बात है। तो जेफ बेजोस ने बोला बराबर, हमें कस्टमर पैसा देता है, तो हमें डरना किससे चाहिए और हमें फिक्र किसकी करनी चाहिए और हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना चाहिए? ऑब्वियसली कस्टमर के ऊपर। तो वो बोलते हैं अगर हम सिर्फ कॉम्पिटिटर पे फोकस करें तो कॉम्पिटिटर जो करेगा हम उसके मन मुताबिक अपना प्रोडक्ट चेंज करते जाएंगे, बिकॉज कॉम्पिटिटर तो रोज कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी लगाएगा, हम उसके हिसाब से रोज तो चेंज हो नहीं सकते। तो उन्होंने बोला इससे कहीं गुना ज्यादा बेटर है कि हम सिर्फ कस्टमर पे फोकस करते हैं, बिकॉज वही हमें पैसा देता है। कस्टमर की लाइफ और कितना ईजी कर पाए, अगर सिर्फ उस पर फोकस रखा तो हम कभी आउट ऑफ बिजनेस हो ही नहीं सकते। और इसी स्टोरी से आपको पता चलता है कि उनका कस्टमर ऑब्सेशन बहुत ज्यादा था। 1994 से लेकर 1998 तक उन्होंने सिर्फ बुक्स बेचे, बट यहीं पे वो रुके नहीं। बार्न्स एंड नोबल के पास तो एक ही स्ट्रेटेजी था ना कि वो इतने सालों से बुक बेचते थे तो उनकी उसमें एक्सपर्टीज थी, बट ये ऑनलाइन मार्केट को पूरी तरीके से समझ चुके थे। इनको जब बुक्स बेचना आ गया तो ये सोचे कि यार अब तो मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। एक कैटेगरी तो इन्होंने फाइनल कर लिया, 4 साल कंटिन्यूस लगातार बुक्स ही बेचे जा रहे थे। वहीं पे 1998 में DVDs, CDs, वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ इन्होंने अपने प्रोडक्ट लाइन को वैरायटी कर दिया। वहीं पे बार्न्स एंड नोबल्स रह गए सिर्फ बुक्स की कैटेगरी में। अब यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन है, अगर अमेजोन उस समय कस्टमर का ना सुन के कॉम्पिटिटर पे फोकस रखता था तो क्या 1998 में वो बुक्स के अलावा दूसरे के रेंजेस में जा सकता था, दूसरे प्रोडक्ट रेंजेस में जा सकता था? ये क्या आप सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना, यस और नो में कमेंट तो जरूर करना। और उसके अलावा अगर आज आप जानना चाहते हो बार्न्स एंड नोबल्स किधर है, आज बार्न्स एंड नोबल्स का पूरा ओवरऑल रेवेन्यू है $4 बिलियन 2016 के एक टेबल के हिसाब से, और वहीं पे अमेजोन का $232 बिलियन है। मतलब आज कोई कंपैरिजन नहीं है। जस्ट इमेजिन उस टाइम अमेजोन का कुछ कंपैरिजन नहीं था बार्न्स एंड नोबल्स के टक्कर में, और आज
बांसन नोबल सा कोई टक्कर नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है अमेजोन के सामने। फोकस ऑन कस्टमर ऑलवेज, नॉट ऑन कॉम्पिटिटर्स। दूसरी जो स्टोरी है वो है जेफ बेजोस का लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी जेफ बेजोस को ऑब्वियसली थोड़ा तो अलग रहेगा, इतनी बड़ी कंपनी बनाई तो कुछ तो अलग रहेगा ही। उसमें से एक चीज था वो है इनका रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क क्या कहता है? अगर जेफ बेजोस सोचते हैं अगर मैं 80 साल का बुढ़ा हो गया हूं और अगर मैं कोई लाइन चेयर पे बैठा रहूंगा और मैं अपने डिसीजंस के बारे में सोचूंगा जो मैंने 30s या 40s में लिया था, और वो डिसीजन सोच के अगर मेरे को रिग्रेट फील हो रहा है, उसका आंसर अगर यस है तो डेफिनेटली वो डिसीजन मेरे को लेना ही लेना चाहिए। बिकॉज ये बोलते हैं कि कोई भी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आज अगर आप बिजनेस में कोई बोल्ड मूव लेना चाहते हो लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो और बाद में 5 साल बाद आपको रिग्रेट होगा, यार मैं डर के मारा वो डिसीजन नहीं ले पाया क्योंकि मेरे को डर था मैं फेल हो जाऊं। देखो फेल या पास है तो बात की बात है, बट अगर आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, उसका रिग्रेट रह जाता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इनका कहना है हमेशा से वो है जो चीज का रिग्रेट आपको 80 साल की उम्र में होगा ना, उससे अच्छा वो डिसीजन अब भी ले लो। पास या फेल वो तो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है और अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये हमेशा कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के तो मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। अमेजोन हमेशा से अपने टीम मेंबर्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है, या रिजिड मैं बोल सकता हूँ। बहुत सारे टॉप न्यूज़पेपर्स यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत क्रिटिसाइज करते हैं जेफ बेजोस के लीडरशिप क्वालिटी पे। या सीधी बात है, इतनी बड़ी कंपनी बनाई है तो ज्यादा अच्छा बन के तो नहीं बनाई है, स्ट्रिक्ट थे ही ऑब्वियसली। ये कहा करते थे कि वर्क लाइफ बैलेंस में मेरा भरोसा ही नहीं है, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मतलब क्या, या फिर आप वर्क पालो या लाइफ पालो, दोनों में से एक ही का ऑप्शन आता है। बट ये बोलते हैं वर्क लाइफ हार्मनी होना चाहिए। उसका मतलब क्या, अगर आपको वर्क पे अच्छा करना है तो ऑब्वियसली आपका लाइफ भी बहुत अच्छा स्मूथ जाना चाहिए। अगर आपका घर पे आज टाइम आपने बहुत अच्छा स्पेंड किया तो आप वर्क पे आके और प्रोडक्टिविटी दिखाओगे, या वाइस वर्सा भी होता है। अगर काम आपने आज बहुत अच्छा किया, बहुत प्रोडक्टिविटी किया, तो घर पे भी जाके आप उतना ही एनर्जेटिक के साथ अपने फैमिली का टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये वर्क लाइफ हार्मनी होना चाहिए, नॉट वर्क लाइफ बैलेंस, जो हमेशा से अपने इंटरव्यूज में बोला करते हैं। और जेफ बेजोस हमेशा अपने टीम मेंबर्स के बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे, और स्पेशली जब उनको किसी को फायर करना रहता था ना, तो सुनने में आता था कि वो उनके जो सिटी बसेस के पासेस थे, जो आने जाने का पासेस था, जो भी उनको पर्क्स दिया जाता था, वो डिसकंटिन्यू कर देते थे ताकि वो अपने आप छोड़ के चले जाए। तो वो बहुत रिजिड तरीका था, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, बट ये भी उनकी एक लीडरशिप क्वालिटी रही है। तीसरा स्ट्रेटेजी जो जेफ बेजोस से हमें सीखने मिलती है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, अगर आप ये पॉइंट तक बने हो और ये आपने सुन लिया ना, समझ में आ गया ना, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। जैसे जेफ बेजोस ऑलरेडी हमेशा से कहते हैं कि नेवर फोकस ऑन कॉम्पिटिटर, आप अपने पे फोकस करो, अपने कस्टमर पे फोकस करो, बिकॉज वही आपको पैसा दे रहा है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटर पे फोकस करते हो ना, तो सबसे बड़ा एक चूक हो जाता है, वो है आप एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देते हो। और अगर कोई भी कंपनी या कोई भी बंदा, इंडिविजुअल लोग, आप एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देते हो तो आप ग्रो ही करना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली ग्रो होना आपका बंद हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट का अगर एक छोटा सा एक एग्जांपल दो तो जो अमेजोन का, आप देखते हो जब अमेजोन में परचेस करते हो, आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, नीचे आ जाता है पीपल हु हैव बॉट दिस प्रोडक्ट हैव आल्सो बॉट दिस प्रोडक्ट्स। आपने ये ऐसा कुछ देखा रहेगा। ये पूरा कमाल था एक्सपेरिमेंट का। 1994 में जब उनकी वेबसाइट आई थी तब ऐसे कुछ दिखती थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सर्च बार नहीं थी, इन्होंने वो भी एक्सपेरिमेंट किया। 1996 में इन्होंने सर्च बार एनेबल की अपने वेबसाइट में। ऐसे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते गए जो इनकी सेल्स को बूस्ट की। अब आप खुद इमेजिन करो, जब आपको पढ़ने मिलता है कि जिन्होंने ये प्रोडक्ट परचेस किया उन्होंने ये सारे प्रोडक्ट भी परचेस किए, आप ज्यादा परचेसेस करोगे। ये पूरा कमाल था सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स का। ये बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करने का सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्सपेरिमेंट शुड बी ऑलवेज लो कॉस्ट, ताकि आप फ्रीक्वेंटली एक्सपेरिमेंट कर पाओ। ऐसा ना हो कि 6 या 8 महीने में आप सिर्फ एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बार बार एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। उसके लिए एक्सपेरिमेंट का लो कॉस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस एक्सपेरिमेंट में फेल हो या पास हो वो तो पूरा दूसरा टॉपिक है, बट एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट की थी, वन क्लिक बाय, उन्होंने अमेजोन ने इसका पेटेंट भी करा लिया था। जब इन्होंने स्टार्टिंग में ये एक्सपेरिमेंट लेके आए थे तब इनको पता नहीं था चलने वाला कि नहीं चलने वाला, बट इनके लिए वो सेल्स बहुत ज्यादा बूस्ट किया। मोर देन 20% सेल्स को हाइक मिला पर मंथ वन क्लिक बाय से। बहुत सारी कंपनीज इसको यूज करना चाहती थी, बट अमेजोन ने क्या किया, इसको फट से पेटेंट करा लिया। इनको पास पेटेंट राइट थे। 2016 में पेटेंट खत्म हुआ और बाकी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भी वन क्लिक बाय का बटन उन्होंने अपने उधर पे डाल दिया। तो इस तरीके से इनकी काफी सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी, बट इनके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हुए हैं। बट अगर कोई 2-3 एक्सपेरिमेंट भी पास हो जाते हैं तो कंपनी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। आज हम गूगल यूज करते हैं ना, गूगल में जो जीमेल, वो भी पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ही था। गूगल भी अपने एम्प्लॉयज को काफी छूट देता है कि एक्सपेरिमेंट करते रहो। उसी एक्सपेरिमेंट में ये जीमेल बन के आया था जो आज हम यूज करते हैं, और आज जीमेल गूगल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये था वर्ल्ड रिचेस्ट मैन जेफ बेजोस के लाइफ में से 3 ऐसे किस्से जिससे हम लर्निंग ले सकते हैं और हम अपने लाइफ में बड़ा कर सकते हैं। सवाल अभी यहाँ पे ये आता है कि ये 3 स्ट्रेटेजीज में से मेरे काम का कौन सा स्ट्रेटेजी था।
अगर नहीं समझ में आया ना अभी भी, मैंने बहुत रिसर्च किया जेफ बेजोस के बारे में। देखो यार, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, कुछ ना कुछ तो इनसे सीखने जरूर मिलता है। वापस से वीडियो को मैं तो बोलता हूँ घुमा फिरा के देखिए, ताकि आपको समझ आ जाए कौन सा स्ट्रेटेजी मेरे काम। ऐसे हिंदी भाषा में कंटेंट अगर आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाना, ताकि यूट्यूब और लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करे। शेयर उनको करना, उन दोस्तों को करना जो लाइफ में बड़ा तो करना चाहते हैं। लर्निंग्स की अगर कमी है, ऐसे इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग, यानी कि जेफ बेजोस के रियल लाइफ से लर्निंग जो एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों की जिंदगी में मैं दे पाया हूं, उनको भी मिलेगा वो चीज। सब्सक्राइब आपने किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आने वाले टाइम पे जब भी मैं ऐसे कुछ कंटेंट डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। सब्सक्राइब का बटन दबाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एक सीक्रेट बात है जो सोचा मैं आपको बता दूं कि आपको सब्सक्राइब दबाते नहीं हो ना, तो मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए